ये बताइए पहल कि मतलब परसेंटेज जो होता है 10 क्लास में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि परसेंटेज उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आप परसेंटेज को किस व्यू से देखते हैं? आपका परसेंटेज अच्छा आया है तो आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले, आसपास वाले क्या रिएक्ट करते हैं? मतलब परसेंटेज इम्पोर्टेंस है या नहीं है? परसेंटेज मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ होता है जो आपकी पढ़ाई के बारे में बताता है कि वो कैसा पढ़ा था, कैसा पढ़ी थी। कोई कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मेरा मतलब ये है ना कि जैसे कि अगर बड़े हैं तो उनको उनको पैसा ज़रूरत है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए परसेंटेज उसका नंबर ही उसका पैसा होता है। उसी के बदौलत स्टूडेंट्स को मतलब कि स्टूडेंट की अहमियत को पता चलता है कि स्टूडेंट्स मतलब कितना पढ़ा है, स्टूडेंट कितना अहम है, परसेंटेज से पता चल जाता है। नहीं, परसेंटेज से पता चलता है। और जब टीचर खुश होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी मम्मी, मेरे भी पापा बहुत खुश थे, तो हम भी बहुत खुश थे। उन लोग घर वाले खुश थे। नहीं, परसेंटेज एक ऐसा चीज़ है, जब आप 10 क्लास में पढ़ते हैं, 11 12 में पढ़ते हैं तो परसेंटेज बहुत अहम रखता है। दोस्तों, परसेंटेज के लिए पढ़िए, आप भी पढ़िए, आप भी मेहनत करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं रंजीत मौर्य और आप अभी देख रहे होंगे चैनल आरके स्टडी सेंटर है ये, और द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल है, आप देख रहे होंगे। अभी हम उपस्थित हैं आरके स्टडी के ऑफिस में, और अभी आप जो हमारे सामने जो दिख रही है उसका नाम है पायल। आज उससे हम बातचीत करने वाले हैं। अभी रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। इसमें इनका स्कोर बहुत अच्छा है और बहुत स्टैंडर्ड है, 92% है, बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आज हम लेकर के आए हैं। बहुत सारे बच्चों को सवाल होता है। पायल, आपको स्वागत है हमारे संस्था आरके स्टडी सेंटर में, चैनल द मौर्य क्लासेस में। थैंक यू सर। कि पहला सवाल तो ये है आपसे कि बहुत सारे बच्चों को सवाल है। पहले हम अपने सब्जेक्ट मैथ से शुरू करते हैं कि मैथ्स को आपने किस तरह से मतलब कमांड किया अपने आप पे, कि कैसे मतलब उसको आप देखें, किस व्यू से आपने तैयारी किया कि मैथ्स में आप अच्छे नंबर स्कोर किए? मैथ्स में मेरा कुछ नहीं था। मैथ्स में पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करते थे, और फिर एनसीईआरटी जैसे कि आप मैथ्स का क्वेश्चन करवाते थे तो उसी क्वेश्चन को पहले तो आर.एस. अग्रवाल का पूरा कर लेते थे, लेकिन फिर कैलकुलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका क्वेश्चन फिर से हम कॉपी वाला क्वेश्चन फिर से उसको साइड में करके सॉल्व करते थे। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है सॉल्व तो उसको फिर से बहुत 3-4 बार उसको सॉल्व करते थे, तो वो क्वेश्चन दिमाग में अट जाता था कि ऐसे उस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे निकालना है, उसका आंसर सॉल्व ऐसे करना है। यही था मैथ्स में। और मैथ्स के लिए तो प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, स्टेटमेंट होता है, कैलकुलेशन होता है, ये सब बहुत मायने रखता है मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। तो मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का समस्या है कि नहीं, जिसको आता है उसको बहुत अच्छा लगता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए काफ़ी टफ है। उन लोगों के लिए मतलब क्या कहिएगा कि मतलब उसको कैसे ईजी लगेगा मैथ्स? मैथ्स काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। उसको अगर अच्छे से देखिए, कैलकुलेशन मतलब कि क्वेश्चन अगर सॉल्व होने लगे ना तो मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन वही अगर कहीं पे सॉल्व हो ही नहीं रहा, उसको उसमें लगे हुए तो कभी कभी लगता है कि ये नहीं होगा सॉल्व। लेकिन उसके लिए टीचर है ना, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो टीचर से तो होगा बस। मतलब मैथ्स को आप सेल्फ स्टडी के व्यू से कितना देखते हैं कि मतलब मैथ पे कितना टाइम देना चाहिए बच्चों को पर डे? मैथ्स में जिसका मैथ्स अच्छा है वो अपने हिसाब से जितना देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन जिसका मैथ बहुत कमज़ोर है उसको तो लगभग 1-2 घंटा देना चाहिए मैथ्स में। कम से कम 1-2 घंटा पर डे? अच्छा, और जो इससे अधिक देता होगा वो? जो अधिक देता होगा, जो ज़्यादा देता होगा, उसका मैथ्स और भी अच्छा होगा। मतलब अपने अकॉर्डिंग टाइम को देना है ना। चलिए, मैथ्स के बाद अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि मैथ्स का जब 1 साल आप तैयारी करते हैं उसके बाद मतलब सिंपल पेपर वगैरह आपने लगाया? हाँ, सैम्पल पेपर लगाए थे। सिंपल पेपर आपने टाइम लगा कर लगाए या फिर ऐसे जनरली? टाइमिंग से लगाए थे कि मेरे को 2.5 घंटा में कंप्लीट कर लेना है। मतलब 2.5 घंटे में आप मैथ्स का पेपर बना लेते थे, है ना? अच्छा, मैथ्स के बाद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैथ्स का जो बच्चों को समस्या होता है बहुत लोगों का कि मैथ्स कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसका फैक्टर अभी बता रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं ना साइंस की ओर, कि साइंस को आपने कैसे देखा? साइंस में तो मेरा ये था कि टीचर यहाँ पे जैसे पढ़ा रहे हैं तो उन लोग के नोट्स को हर डे रिवाइज करती थी। हर डे मतलब कि वो लोग को पढ़ के आती थी, और जो डाउट जहाँ पे नहीं समझ में आता था तो वो फिर से रिकैप करवाती थी, क्योंकि अगर टीचर आगे बढ़ जाते और पीछे वाला डाउट रह जाता तो आगे का भी टॉपिक उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और उसके साथ साथ एनसीईआरटी तो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ साइड बुक साइंस का भी उसको भी यूज़ करते थे, क्योंकि उसमें अलग अलग टॉपिक देता है, अलग अलग क्वेश्चन से और भी डाउट अच्छे से क्लियर होता है। तो इसके लिए साइंस के लिए हम ज़्यादातर साइड बुक को सजेस्ट करेंगे। साइड बुक हुआ, और सैम्पल पेपर एग्जाम के टाइम सैम्पल पेपर बहुत अच्छा था साइंस। अच्छा, मतलब एग्जाम के टाइम में सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी के साथ साथ अलावा साइड बुक चाहिए, मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, है ना?
अब आते हैं हम लोग कि साइंस में भी बहुत सारे बच्चों को समस्या है। जैसे मान लेते हैं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। आपने फिजिक्स को कैसे कंट्रोल किया आपने? फिजिक्स में सर यहाँ पे जो बताते थे वो तो नोट्स रिवाइज करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल में हम न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस करते थे। वैसे 10th क्लास का तो उतना टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करते थे और फिर उसका स्टेप्स को लिखते थे कि स्टेप्स यहाँ पे ये स्टेप्स लिखना है ताकि अच्छा हो। वैसे फिजिक्स वाले सर भी अच्छा बताते थे, कॉपी चेक करते थे तो वहाँ पे वो बताते थे कि यहाँ पे आपको लिखना होगा ये। और केमिस्ट्री को आपने किस व्यू से देखा? केमिस्ट्री तो लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाता है, पूरा बोलता है कि फिजिक्स तो चलो न्यूमेरिकल है, बनाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन केमिस्ट्री तो लोग बोलता है कि याद करना है केवल। केमिस्ट्री तो है ही याद करने वाला सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री में याद करना ही होगा। उसके लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, लेकिन जिनको केमिस्ट्री टफ लगता है उन लोगों के लिए साइड बुक नेसेसरी है। और बायोलॉजी का वर्ड आप समझ पाते थे बढ़िया से? हाँ, बायो का तो होता था कि बायो में अपने बारे में पढ़ना रहता है, तो उसका तो समझ में आता ही था। वैसे अगर टीचर अच्छे हैं तो स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट आ ही जाएगा समझ। मतलब टीचर्स आपको कोऑपरेट किए हर एक सब्जेक्ट में? हाँ, सारे टीचर्स का कोऑपरेशन रहा है मेरे में। आपके डाउट्स वगैरह को लेकर के, मतलब डाउट्स को लेकर कहीं अलग से नहीं ना कुछ देखना पड़ा, मतलब अपने यहाँ से सब हो गया? अपने यहाँ से हो गया, और कोई अगर डाउट भी होता था तो टीचर आके स्पेशली पूछते थे कि कुछ कहीं डाउट है बताओ, पूछो क्या क्या डाउट है। चलिए ठीक है। मैं तो साइंस की, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चों अभी जैसे बोर्ड की जो तैयारी कर रहे होंगे उनको काफ़ी समस्या होगा कि मैथ्स को कैसे क्लियर किया जाए, फिजिक्स को कैसे क्लियर किया जाए, केमिस्ट्री को क्लियर किया जाए, बायोलॉजी क्लियर किया जाए। ये वही शख्स है जो 92% लाई है, तो अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर कर रही है। अभी हम लोग एसएसटी की ओर बढ़ेंगे। मैथ और साइंस तो बच्चों को इंटरेस्टेड होता है, शुरुआत से पढ़ता है, लेकिन आपने एसएसटी में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया। और एसएसटी में आपने कितना एफर्ट अपने दिया? एसएसटी हमको पहले से बहुत अच्छा लगता था। हमको 9 से एसएसटी बहुत पसंद था, क्योंकि 9 में एसएसटी का 4 डिवीज़न हो जाता है, तो 9 से एसएसटी बहुत अच्छा लगता था। हम एसएसटी को मैथ साइंस से ज़्यादा पढ़ते थे। हमको इंडिया के बारे में जानना और सबके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। 10th क्लास के एसएसटी भी बहुत अच्छा था। सर लोग यहाँ पे पढ़ाएं तो उसी दिन हमको वो चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, किसी भी हाल में वो चैप्टर हमको पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। अगर नहीं भी हो पाता था तो उसके अगले वाले दिन कर लेते थे, और फिर भी उसी चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद उस चैप्टर को 4 से 5 बार और पढ़ते थे, ताकि लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाए मेरा कॉन्सेप्ट। और एसएसटी के लिए एनसीईआरटी बहुत इनफ है, उसके लिए साइड बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एनसीईआरटी में तो पायल 4 फैक्टर हो जाता है। इकोनॉमिक्स फैक्टर हो जाता है, ज्योग्राफी फैक्टर हो जाता है, सिविक्स फैक्टर हो जाता है और हिस्ट्री फैक्टर हो जाता है। इन सभी में जो बच्चों को लगता है कि हिस्ट्री का जो वो नेम है, हिस्ट्री का जो वो डेट है, वो कैसे आपने याद किया? उसके लिए तो रिलेट, जैसे कि कनेक्ट करके पढ़ती थी। सर बताए थे मेरे को, वो कुणाल सर बताए थे कि टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ो। जैसे कि अभी ये पढ़ रहा है तो इसी टॉपिक को आगे वाले टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ो, ताकि वो पीछे वाला भी याद रहेगा, उसके साथ साथ आगे वाला भी, डेट हो गया, टाइम हो गया, नेम हो गया, वो सब याद रहेगा। स्टोरी बना के उसको पढ़ते थे, हिस्ट्री मेनली, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर्स होता है, तो उसमें स्टोरी बना के ही पढ़ते थे। खुद से स्टोरी को समझ लेते थे, फिर उसको बार बार रिवाइज करते थे। और हिंदी वगैरह को? हिंदी में तो मात्रा बहुत मायने रखता है, मात्रा में काफ़ी नंबर काटता है एग्जामिनर, तो हिंदी का राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। ग्रामर तो वैसे होता ही है, लेकिन मात्रा में नंबर काट लेता है एग्जामिनर। और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर का कुछ डिफरेंस आप क्रिएट करके बताइए। इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर में हमको तो सारे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा टफ इंग्लिश लगा था। लास्ट टाइम में टफ लगने लगा था, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा कंडीशन हो जाता है ना कि सारे सब्जेक्ट का प्रेशर आप पे आ जाता है, एग्ज़ाम भी आने वाला है, इधर उधर का भी प्रेशर है, वैसा मेरे साथ होने लगा था। हम इंग्लिश, वैसे हम सारे सब्जेक्ट के साथ साथ इंग्लिश को भी मेंटेन करके चलते थे। इंग्लिश भी मेरा सर यहाँ पे पढ़ा है, वो हमको कर लेना था घर पे, और वैसे भी जो सर यहाँ पे पढ़ाते भी नहीं थे तो स्कूल से होता था तो हम वो कर लेते थे। और सर भी बताते थे, सर का यहाँ पे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, वो अच्छे से बताते थे, तो उसी को सर के बात। अच्छा, चलिए बाकी सभी सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना कि जैसे कि आप जानते हैं कि अपने सब्जेक्ट को कैसे कवर किया जाए वो तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि जो शुरुआती दौर में बच्चों को काफ़ी जोश और जुनून दिखता है कि नहीं 10 क्लास में है, मुझे पढ़ना है, काफ़ी अच्छा मेहनत करना है, इस तरह से दिखता है। बीच में जाने के बाद वहाँ पे कैसे अपने आप को आप संभालें, फिर उसके बाद जो लास्ट का जो प्रेशर आ जाता है बच्चों को नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कि बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रेशर्स हो जाते हैं माथे पे, मतलब उनको आता पता नहीं होता है कि अब हम कैसे तैयारी करें, क्या करें, कैसे मतलब अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग रखें, कैसे अपने आप को अपने सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग रखें।
तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? अगर आप टाइम से किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं करते तो आपको तो पता है कि वो चीज़ हमको करना है, लेकिन उस चीज़ का प्रेशर आप पे इतना ज़्यादा होने लगेगा अगर आप उस सब्जेक्ट को उस चीज़ को अगर आप टाइम पे नहीं कवर करते हैं तो उसका प्रेशर आप पे इतना होने लगेगा कि आपको खुद पे डाउट होने लगेगा, खुद मतलब कि आप अंदर से टूट जाइएगा कि आप हम आगे कैसे करें, कैसा मेरा होगा परफॉर्मेंस। इसके लिए यही मेरे को बहुत ज़्यादा डराता था और इसी के डर पे हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ कवर करके चलते थे, लेकिन हम हिंदी पे ध्यान नहीं दिए थे उतना, फिर भी हिंदी में एक्सपेक्ट ज़्यादा नंबर था। चलिए ठीक है। अभी जैसा कि आप देखें कि बाकी सब्जेक्ट वाइज हम लोग पूछे कि सब्जेक्ट वाइज कैसे बच्चों को क्लियर किया जाए। अब एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते गए, शुरुआती दौर था, आप आगे क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में बताइए लोगों को। आप किस तरह से तैयारी किए, कितना मतलब बेहतर किए, आप प्रत्येक दिन कितना समय दिए, कितना मैनेज किया अपने आप को, कितना आज जैसे फंक्शन होता है, बहुत सारे शादी ब्याह, कहाँ जाना है नहीं जाना है, बहुत मतलब समय स्कूल करना है, बहुत सारे बच्चों को सवाल होता है हम लोग से कि सर वर्क तो आप देते हैं लेकिन इतने सारे वर्क हो जाते हैं स्कूल के, कोचिंग के, तो उस बीच में आप कैसे समय निकाले इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? वर्क तो यहाँ पे काफ़ी मिलता था, लेकिन वो वर्क हमारे लिए ही मिलता है क्योंकि अगर वर्क मतलब कि होमवर्क करने का प्रैक्टिस पहले से ही रहेगा तो अच्छे से और आगे अच्छे से बना पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे शादी फंक्शन तो होते रहता था इसलिए हम कहीं जाते ही नहीं थे। मेरे फैमिली भी बोलते थे कि बहुत भावा बनती है, कहीं आती जाती नहीं है, ये सब, तो हमको यहाँ पे जाना आना पसंद नहीं था। हुआ स्कूल का वर्क, हाँ स्कूल में भी बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता था, यहाँ पे भी होमवर्क मिलता था, लेकिन ये था ना कि करना है तो करना है, होमवर्क करके जाना है तो जाना है, वरना हम किसी से अगर कोई टीचर हमको कुछ बोल देता है तो हमको बहुत बुरा लगने लगता है। इसलिए उसके लिए हम करके जाते थे होमवर्क, चाहे मेरा नींद पूरा हो या ना हो, हम सोए या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं था। करना है तो करना है, तभी हम सोएंगे। मतलब आज वर्क मिला, आज कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में कंप्लीट हो, मतलब कि उसको करना है। अच्छा चलिए, अब फिर से एक सवाल हम पूछेंगे, आपका समय ले रहे हैं कि अभी जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? वो आपको देखेंगे, इस वीडियोस को जरूर सुनेंगे। उनके लिए बस यही है कि अभी से अगर मेहनत करेंगे, अभी से अपना परफॉर्मेंस और अच्छा करेंगे, अभी से कंसिस्टेंट रहेंगे तो उनका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। अगर वो कुछ बच्चे ऐसे होता है ना कि चलो पढ़ेंगे अभी तो बहुत टाइम है, वैसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सब्जेक्ट करे पहले कौन नहीं करे। वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी से अगर वो करेंगे ना तो उनको और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा दूसरे सब्जेक्ट को करने के लिए, दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लियरिटी से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और वैसे बच्चे जो आरके स्टडी के बारे में जानते होंगे और वो ज्वाइन करना चाहते होंगे, उनके बारे में तो कहना चाहेंगे तो उनको करना चाहिए ज्वाइन। आरके स्टडी काफ़ी में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, करना चाहिए उनको ज्वाइन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे थे अभी द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल, मैं रंजीत मौर्य अभी पायल के साथ उपस्थित है अपने ऑफिस में। बहुत अच्छा नंबर लाई है, बहुत अच्छा परसेंटेज लाई है, और इसी के साथ साथ आप सभी लोग क्या कहते हैं, अपना राय, अपने कमेंट्स को आप हमारे चैनल्स के कमेंट में आप ज़रूर दीजिए। बताइए कि आगे का मतलब किस तरह से हम लोग अपने आप को बेहतर बनाएं और किस तरह से आगे हम अपने आप को बेहतर कर सकें, कहाँ पे सुधार कर सकें, कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे बच्चों को समस्या होता है। इन सभी विचारों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए। आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।